नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से। बीजेपी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला आज भी जारी रहा। अब तक मंत्री, विधायक समेत 6 नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहकर हलचल मचा दी है कि फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहे, 14 तारीख को अपना फैसला सुनाएंगे। इस बीच दारा सिंह चौहान के बीजेपी से इस्तीफे की खबर आ गई। दारा सिंह चौहान बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, नोनिया जाति से आते हैं। समाज के जो वोट 2% बताए जा रहे हैं, इनका पूर्वांचल में असर बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान का सपा में स्वागत भी कर दिया है। उधर शिवसेना ने के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने ट्वीट करके जो दारा सिंह का इस्तीफा है, दारा सिंह चौहान का, ट्वीट करके लिखा है उत्तर प्रदेश परिवर्तन की ओर। बहरहाल कांग्रेस के विधायक मसूद अख्तर और इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट की, अगर वो तस्वीर होती वो आपको दिखाते, लेकिन वो तस्वीर भी अखिलेश यादव ने ट्वीट की है कि ये दोनों नेता किस तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से सपा विधायक हरिओम यादव और कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इस बीच सुल्तानपुर की एक अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ये वारंट 2014 में दिए उनके एक बयान को लेकर जारी किया गया है। मौर्य पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है और कोर्ट ने 24 जनवरी तक उनकी पेशी के आदेश दिए हैं। तो बहरहाल काफी कुछ आज उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारे साथ एक खास पैमाने ओपी राजभर है, अध्यक्ष हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए राजभर जी। मैं आपसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोग बहुत मजबूत महसूस कर रहे होंगे। अब 2 दिन से लगातार खबरें आ रही हैं कि बीजेपी से नेता छोड़ रहे हैं पार्टी को। ये तो 2 महीना पहले मैंने बता दिया था कि 1.5 दर्जन मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। ये संदेश मैं 2 महीने से बता रहा था। सारी चीज तय हो गए हैं। अभी आप देखिएगा 14 तारीख तक कितने लोग राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री लोग इस्तीफा देने। ये 14 तारीख को एक बड़ी फेरिस्त होगी। उसके बाद 20 तारीख तक 1.5 दर्जन मंत्री इस्तीफा देके भाजपा से हट जाएंगे। जी राजभर जी, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनडीटीवी से कहा है कि वो समाजवादी पार्टी में फिलहाल जुड़े नहीं हैं। उन्होंने ये अभी तो उन्होंने 14 तारीख रखा है ना, उनका है कि हम अकेले नहीं, हम और हमारे जो साथी सबको लेके चलेंगे। लेकिन ये बहुत अहम समय है, चुनावी समय है, टिकटों पर विचार का समय है, तो किस तरह से आंक रहे हैं आप? क्या टिकट की ज्यादा गुंजाइश हो इसलिए वो ये विलंब 2-3 दिन और चाह रहे हैं कि ज्यादा लोग उनके साथ हो तो ज्यादा टिकट मांग सकते हैं? देखिए, टिकट का बहुत मामला नहीं है, मामला समाज की लड़ाई का है। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, समाज में एक अच्छी उनकी पहचान है, पकड़ है। वो जिधर खड़े हो जाते हैं उनका समाज उधर खड़ा हो जाता है। बीजेपी को उनकी जरूरत महसूस भी, खड़े हुए समाज उनका बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। और जब से इस्तीफा दिए हैं, हमको अंदाजे कि लखनऊ में कम से कम 10,000 उनके समर्थक विभिन्न जनपदों से आकर के उनको जो है मिल रहे हैं और उनको सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि 14 तारीख तक 14 को हम लोग फैसला लेंगे। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं है, संगठन धरातल पे नहीं है, बसपा को जनता नोटिस में नहीं ली है, भाजपा की विदाई करना तय है। तो अब आप समझ सकते हैं कि रास्ता कहां है। जी लेकिन राजभर जी, आप भी एक बहुत समझते हैं राजनीति को, आपकी भी बीजेपी से खटास चल रही थी। लेकिन अगर चुनाव के समय में कोई पार्टी छोड़ दे और मंत्री पद छोड़े और फिर कहे कि मैं दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, तो जो राजनीति के जो जानकार हैं, जो समझते हैं, वो इस टाइम पीरियड को बहुत अहम मान रहे हैं। क्या वो बीजेपी में तो कह रहे हैं कि मैंने ठोकर मार दी, बीजेपी में नहीं जा सकता हूं, लेकिन इसके मायने क्या, 2 दिन के मायने क्या? देखिए, कुछ चीजें हैं। उन्होंने पिछला अगर चीज देखेंगे, जब उन्होंने बसपा छोड़ा तो तुरंत बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने लखनऊ में बाकायदे एक रैली किया, उस रैली में अमित शाह जी आए
और अमित शाह जी के सामने उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था। तो वो मजे मजाए राजनेता हैं, समाज में उनकी अच्छी पहचान है, समाज के लोग हमेशा वो समाज के हित के लिए काम किए हैं, जहां थे वहां उनको दबा करके रखा गया। समाज की लड़ाई की लड़ने के लिए जब जब ये ठीक है मुख्यमंत्री हो चाहे जिससे मिलते थे तो लोग मिलते नहीं थे क्योंकि ये हमेशा समाज की बात करते रहे। ठीक है, तो वहां लंबे समय तक इन्होंने घुटन महसूस किया, इस नाते वो बीजेपी को बाय बाय कर दिया। राजभर जी, आज आप लोगों की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और अखिलेश यादव ने तमाम जो सहयोगी दल है उनकी फोटो भी ट्वीट की है। क्या हुआ इस बैठक में, दर्शकों को बताइए, क्या निकल कर आया ठोस, क्या कहा गया आप लोगों से? कि आज जो बैठक में गठबंधन के सभी दल इकट्ठा हुए, सभी लोगों ने अपना अपना सुझाव माननीय अखिलेश यादव जी और के सामने रखा और उससे ये बात छन करके आई कि हम सभी लोग जिनका प्रभाव जिस इलाके में है, जहां जहां तक संगठन है, हम लोग जाकर के अपने मतदाता से, अपने नेता, अपने समर्थकों के माध्यम से वोटर तक जाकर के बताने का प्रयास करें कि हम सरकार बना करके जातिवार जनगणना कराएंगे। हम 300 लेकिन राजभर जी, बीजेपी से चुनौती, बीजेपी का एक बहुत बड़ा चुनावी तंत्र होता है, उसको उसके मजबूती से लड़ना, उसके लिए कोई रणनीति बनाई आप लोगों ने कि नहीं? देखिए, महंगाई की मार से पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मची है। योगी जी, मोदी जी के ललका साण से किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी का शिकार हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 में बीजेपी ने पिछड़े दलित का 27%, 22.5% हिस्सा लूटा है। ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? इनको कौन वोट देगा? व्यापारी परेशान है, पत्रकार परेशान है, कोई इनसे खुश थोड़ा है। ये इनको कौन वोट देने वाला है? देखिएगा, ये 50 सीट से नीचे आने वाले हैं, इनको कोई साथ देने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनकी हालत बहुत खराब है। गांव में हालत है, गांव में जाइए। राजभर जी, ये तो समय बताएगा। आखिरी सवाल कि आज ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोर्ट ने एक उन पे भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी हर तंत्र का इस्तेमाल करती है कि हमारे साथ गुलाम बन के लोग रहें, लेकिन कोई इनके गुलाम बन के रहने वाला नहीं है। कोर्ट का नोटिस है, कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, लेकिन भड़काऊ भाषणों से तो बचना चाहिए सबको। नहीं, बचना चाहिए, लेकिन आज ही नोटिस आनी थी। अगर भाजपा नहीं छोड़े होते तो नोटिस नहीं आती ना। चलिए राजभर जी, आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं जल्दी से जो टिकटों का तालमेल है आप लोगों का सामने आ जाए और आपका गठबंधन मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। नमस्कार सर। और अब हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी मौजूद हैं। रामदत्त जी, मैं आपसे आंकलन चाहूंगी, आज जिस तरह से एक और मंत्री, अब 6 लोग हो गए जो बीजेपी से पार्टी छोड़े हैं बीजेपी को, ये झटका, ये अभी कहा जा रहा है कि और कुछ दिन और भी बढ़ेगा, 14 तारीख तक और लोग इस्तीफा दे सकते हैं। क्या आंकलन आप देख रहे हैं, बीजेपी में इस समय क्या हो रहा होगा? बीजेपी में काफी मेरे ख्याल से कुछ लोग तो हतप्रभ हैं, झटका तो है। और मुझे लगता है खास करके जो दिल्ली में लोग हैं, योगी जी हैं या अमित शाह दिल्ली में आला कमान, उनको जरूर झटका लगा होगा, क्योंकि वो रियलिटी से कटे हुए हैं। ये कंट्रोल, जब मीडिया इतना कंट्रोल्ड होता है और ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस सब में एक डर का माहौल होता है, तो सही सूचनाएं मिलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों का ग्रास रूट अपने वर्कर से भी कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन जो अगर आप नीचे के लेवल पे बात करें वर्कर्स को, तो वो कई लोगों का कहना है कि भाई हमें तो मालूम था कि ये लोग जाने वाले हैं, और ये लोग अपने, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर तो कह ही रहे हैं, अब जैसे दारा सिंह चौहान ने तो बात करते जैसे खुलेआम ट्विटर पे मुलायम सिंह यादव को बधाई दी थी, तो अब जो यूपी का जो राजनीतिक माहौल है, जन्मदिन बधाई दी थी, उसमें ये सामान्य बात नहीं है। और करीब 1.5-2 महीने से कहा जा रहा था, तो या तो इनको खबर नहीं थी, या दूसरे मुझे लगता है एक ये भी हो सकता है कि इतना, देखिए जब 2013 और 14 में जब मोदी जी आए थे और फिर 16 में भी जब सरकार बनानी थी, तो सभी ये जो लोअर ओबीसी यानी छोटी छोटी जातियां जो नोनिया हैं, जिससे आए हैं दारा सिंह चौहान, ये मौर्य हैं, लोध है, इन सबको ये लोग लाए थे।
और तब इन लोगों का, या अनुप्रिया पटेल के साथ तालमेल किया था, तब इन लोगों को ये था कि भाई अगर बहुमत बनाना है तो हमें अपना लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अब शायद ये गलतफहमी हो गई है कि हम ही पर्याप्त हैं, मतलब मोदी जी और योगी जी पर्याप्त हैं, चुनाव हम जिता लेंगे, या ये कि भाई हम जो केदारनाथ है या अयोध्या है या काशी का जो बना के मंदिर जिता लेंगे। जबकि पिछड़े वर्गों में खास करके आप देखिए जो मंडल पॉलिटिक्स क्या है, ये सत्ता में हिस्सेदारी की है। और जो काशीराम ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतने हिस्सेदारी या वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो वो पावर शेयरिंग बीजेपी नहीं कर पाई इन लोगों से। और खास करके जो जातीय जनगणना का मुद्दा है या और जो उस तरह से एम्पावरमेंट का मुद्दा है, देखिए बिल्कुल मैं अहम बात आपने कही है रामदत्त जी की, जो पावर शेयरिंग नहीं कर पाई। और वो लगातार ये जो शब्द जो तमाम मंत्री छोड़ के, जो नेता विधायक छोड़ के जा रहे हैं, अपमान शब्द का, अहंकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहरहाल आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका विश्लेषण आगे भी हम कार्यक्रम में लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अब देश की बात में एक जो मंत्री दारा सिंह चौहान, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, उनसे बात की मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। ये बातचीत सुनाते हैं आपको। हम इस वक्त दारा सिंह चौहान जी के साथ हैं। दूसरा झटका 24 घंटे में दूसरे मंत्री दारा सिंह चौहान ने योगी सरकार से इस्तीफा दिया है। दारा सिंह जी, कयास चल रहे थे, आपने इस्तीफा दिया है, आपने लिखा है कि सामाजिक न्याय नहीं हो रहा। किस बात से दुखी होकर के आपने इस्तीफा दिया है? देखिए, हम लोग शुरू से इस प्रदेश में अपने छात्र जीवन से गैर बराबरी के लिए हमने लड़ने का काम किया है। इस प्रदेश में समतामूलक समाज बनाने के लिए हमने काम किया है। पूरा जीवन हमने लगाने का काम किया है। और इस पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इस प्रदेश में वंचित समाज के लोगों ने, बेबस लाचार लोगों ने, पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने, नौजवान और किसानों ने, इस प्रदेश के छोटे बड़े व्यापारियों ने अपना सहयोग आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद जब 5 साल मुझे न्याय नहीं मिल पाया, जो अपने सम्मान और पहचान की मुहताज, मुझे सम्मान और पहचान नहीं मिल पाया। लोग कह रहे हैं कि आपने 4.5 साल तो मंत्री पद में रहे, आपने सुख भोगा और आप अंत समय पर छोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं लोग। यही मैं कहा कि आपको आश्चर्य होगा कि जिस पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने, जिस प्रदेश के किसानों नौजवानों के आशीर्वाद से 5 साल तक लोगों ने सुख भोगा, लोगों ने आज उनके दुख का ख्याल नहीं। जिन लोगों ने एक बार नहीं कई बार मुझे लोकसभा भेजने का काम किया, जिनके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला, जिनके आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला, उस समचितक और समर्थकों से बैठक करने के बाद आपको तो उस बैठक में उनके समर्थकों से विचार विमर्श करने के बाद जो उनकी राय होगी वैसा निर्णय बीजेपी मनाएगी तो आपको। अब उसके बारे में तो ये दारा सिंह चौहान के मंत्री जो इन्होंने छोड़ी है पार्टी, इन्होंने भी साफ नहीं किया है। अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट की है, ये भी स्वागत कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के मंत्री हैं, ये विधायक हैं, नोनिया राजपूत कम्युनिटी से हैं, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी बड़े स्ट्रांग नेता हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं 2 बार। तो एक झटका बीजेपी को मिला है। फिलहाल ये और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर के 14 तारीख को बताएंगे कि इनकी आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन झुकाव और रुझान दोनों ही समाजवादी पार्टी की तरफ है। सहयोगी बिलाल और विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब पंजाब से जुड़ी भी खबर। पंजाब में 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी है। साथ ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, डीजी एनआईए या उनकी तरफ से नामित कोई अधिकारी जो आईजी रैंक से कम का ना हो, पंजाब के एडीजीपी सुरक्षा को शामिल इसमें किया गया है। सुरक्षा तंत्र के लिए वो 20 मिनट से बुरे सपने से कम नहीं थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर जाते हुए इस फ्लाईओवर पर अटके रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। जानकारी के मुताबिक ये कमेटी अब वायुसेना से लेकर एसपीजी और पंजाब पुलिस के वो सभी रिकॉर्ड्स खंगालेगी जो पीएम की सुरक्षा से जुड़े होंगे। वायुसेना की लॉगबुक से ये पता चलेगा कि क्या उन्होंने एसपीजी को खराब मौसम की इत्तला दी थी और दी थी तो कब दी थी। अगर समय पर दी थी तो एसपीजी ने कौन से वैकल्पिक और सुरक्षित निकलने के लिए रूट तय किए थे। क्या उनमें से तय रूट पर ही प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था।
अगर नहीं तो वो रोड क्यों चुनी जो सुरक्षित निकलने वाले रूट में नहीं थी? और जब प्रधानमंत्री का काफिला अटक गया तो 20 मिनट तक उन्हें वहां क्यों बिठाए रखा? उन्हें नजदीक के सेफ हाउस में क्यों नहीं ले जाया गया? कमेटी इन सभी वीडियोस को भी आधार बनाकर जांच करेगी जिनमें दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के बेहद नजदीक तक बीजेपी के लोग आ गए थे। उधर बेशक सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार जानबूझकर लापरवाही कर रही थी। ये चुनावी मौसम है, प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे और प्रचार भी करेंगे। उधर एसपीजी ने इस वाकये के बाद एक अंदरूनी समीक्षा की है ताकि उसके अब तक के कामकाज पर कोई सवाल ना उठे और उसकी साख बरकरार रहे। ये साफ तौर पर एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। सवालों के जवाब एसपीजी को भी देने हैं और साथ में पंजाब पुलिस को भी देने हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जांच अब की जा रही है इससे कोई तंत्र प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा और दोषियों को वाकई ही सजा दी जाएगी, जैसा कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में जानकारी देकर कहा था। नई दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव के साथ नीता शर्मा, इंडिया टीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे है, पंजाब चुनावों में आम आदमी पार्टी घर घर जाकर प्रचार की कोशिश में 10 पॉइंट एजेंडा जारी किया अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब में घर घर जाकर वोट मांगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब मॉडल के लिए अपने 10 पॉइंट एजेंडा की भी जानकारी दी है। पंजाब के खरड़ विधानसभा क्षेत्र के खानपुर गांव में अपनी पार्टी की उम्मीदवार अनमोल गगन मान के लिए घर घर जाकर वोट देने की अपील करते अरविंद केजरीवाल और साथ में आपके पंजाब के संभावित सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। वोटरों से रूबरू होने के अलावा केजरीवाल ने पार्टी को संदेश दे दिया कि प्रचार पर पाबंदी के इस दौर में घर घर मुलाकात ही सबसे सही तरीका है। यहाँ पे हमने डोर टू डोर कैंपेन किया, एक एक के घर जाके हम लोगों ने लोगों से बात की। लोग बहुत दुखी हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं और इस बार सब मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव होगा। अभी हमने कई घर किए, मुझे तो लगता है 100% लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का प्रॉमिस किया है। हालांकि पंजाब की सत्ताधारी कांग्रेस को केजरीवाल के इस प्रचार पर आपत्ति है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 तारीख तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह का प्रचार ना करे, उसके ऊपर बैन किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें नोटिस जारी करें और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब मॉडल के लिए अपने 10 पॉइंट एजेंडा की जानकारी दी, जिसमें पंजाब में सरकार बनने पर मुफ्त और 24 घंटे बिजली, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त इलाज, दिल्ली जैसी शिक्षा व्यवस्था, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति, रोजगार के पर्याप्त अवसर, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए महीना, शांति और कानून व्यवस्था के साथ बेअदबी के मामलों की जांच और कठोर सजा, खेती के मसले हल करने और व्यापारियों उद्योगपतियों पर रेड राज बंद करने की बात कही गई है। एक मौका लोग इस बार आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? मैं भी बहुत दिन से पंजाब में घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। मान साहब पंजाब के ही हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है पंजाब की। उन सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। वैसे तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव घोषित होने से महीनों पहले से ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अब चुनाव प्रचार में तेजी अगले हफ्ते तक जाके आएगी, जब आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेगी।
चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली और कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मोहाली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, मुंबई की तरह भोपाल में भी सेल्फ टेस्टिंग किट की बिक्री तो तेज है, लेकिन डेटा नहीं है। और अब कोरोना से जुड़ी अहम जानकारियां देश के बाद में। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, केरल, गुजरात चिंताजनक राज्यों की फहरिस्त में शामिल हैं। 19 राज्यों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 4 राज्यों में 5 से 10,000 केस हैं। 13 राज्यों में 5,000 से कम एक्टिव केस हैं। 4 जनवरी को 78 जिलों में 5% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी थी। अब ये 300 जिले हैं। मुंबई, बेंगलुरु, ठाणे, कोलकाता, चेन्नई, पुणे चिंताजनक जिलों की श्रेणी में हैं। 12 राज्यों में पहला जो डोज है 100% दिया जा चुका है। और अब खबर है मध्य प्रदेश से। देश के बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार रोज आंकड़े दे रही है, लेकिन इसमें कोरोना को खुद से टेस्टिंग किट से संक्रमित लोगों का आंकड़ा नहीं है, जबकि हर रोज भोपाल में कई दुकानों में किट खरीदी जा रहे हैं। कई ई कॉमर्स साइट्स पर भी ये किट उपलब्ध हैं। सरकार से सवाल पूछने पर वो सिर्फ इतना कह रही है कि लोगों को संक्रमित होने की जानकारी देनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 2 गुने हो गए। कई लोग टेस्ट करवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो घर पर खुद ही कोविड टेस्ट कर रहे हैं। सरकार के पास न ऐसे संक्रमितों की कोई जानकारी है, न ही उसे कोविड बुलेटिन में जोड़ा जा रहा है। कई लोग कोविड होम टेस्ट किट सीधे दवा दुकानों से 250 से 350 रुपए में खरीद कर टेस्टिंग कर रहे हैं। आलम यह है कि कई दवा दुकानों में किट खत्म हो गई है। जैसे जैसे ये संक्रमण बढ़ रहा है, टेस्ट किट की रिक्वायरमेंट तो आ रही है, लेकिन आगे जाके मान लीजिए संक्रमण अगर और बढ़ता है तो इसकी रिक्वायरमेंट भी शायद बढ़ सकती है। तो आने वाले वक्त में हमें उसको उस प्रकार से स्टॉक करना पड़ेगा या उसका स्टॉक हमें बढ़ाना पड़ेगा। और स्टॉक दवा बाजार में भी कभी मिल रहा है, कभी शॉर्ट हो जा रहा है। इस किट का फ़ायदा ये है कि अपने को घर पर बैठे बैठे अपने को रिजल्ट पता चल जाता है, अपने को एकदम डिटेल समझ में आ जाती है। घर में कोई बीमार है उसको फ़ौरन चेक कर लिया, अगर वो पॉजिटिव निकला तो उसको फ़ौरन क्वारंटाइन कर दिया। घर पर एकदम घर वालों पर ये बीमारी फैलने से बचेगी। दिक्कत यह है कि न तो दवा दुकान ऐसे खरीदारों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, न ही सरकार। ऐसे में संक्रमित अगर आइसोलेशन के बजाय बाहर घूमते रहे तो प्रदेश में संक्रमण खतरनाक स्तर पर जा सकता है। सरकार संक्रमितों से गुजारिश कर रही है, वहीं कांग्रेस की मांग है कि सरकार इसको लेकर नीति बनाए। होम आइसोलेशन को लेकर हमने पूरी गाइडलाइन बनाई है और वो लोग जो कि पॉजिटिव आते हैं उनसे यही अनुरोध है कि वो इसकी जरूर जानकारी प्रशासन को दें, क्योंकि हमने पूरे जिले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए हैं। उसके माध्यम से हम होम आइसोलेशन की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मार्केट में भी किट अवेलेबल है और कोई इंडिविजुअल भी चेक करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, पर साथ ही साथ उसमें क्या रिपोर्ट आई इसकी जानकारी सरकार के पास रहना चाहिए, जिससे देख रेख में और इलाज में सुविधा मिल सके और दूसरे लोगों को फैलाव नहीं हो सके। कोरोना को लेकर सरकारी लापरवाही से जुड़ा एक अलग मामला छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का है, जहां 60 से ज्यादा नर्स और तकनीकी स्टाफ 3 महीने से अधिक वक्त से बगैर तनख्वाह महामारी से लड़ रहा है। हम लोग को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग के घर में सब लोग आर्थिक और मानसिक तौर पे सब लोग परेशान हैं। हमारे घर में बच्चों की फीस है, लोन है, किसी के सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। और अभी संक्रमण के दौर पे हम लोग ऐसे ही बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, तो सबको परेशानियां हैं। मेरी बात हो चुकी है वहाँ पे कि उन लोग बोल रहे हैं अभी नए कॉलेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सैलरी का। जैसे उनकी तरफ से सैलरी हमारे पास आ जाएगी सीनियर से हमारे पास, तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 11 दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 1800% तक बढ़ गई है।
अकेले पिछले 3 दिनों में राजधानी भोपाल में ही 500 से ज्यादा सेल्फ टेस्ट किट्स बिके हैं, लेकिन इनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, यानी संक्रमण की दर इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कोरोना को महामारी का दर्जा मिला हुआ है, ऐसे में हर संक्रमित का पूरा ब्यौरा रखना प्रशासन का दायित्व है, फर्ज है। बावजूद इसके ना तो कोरोना से लड़ने वालों और न ही इसके संक्रमितों के प्रति सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशीलता या सम्मान दिखा रही है। छिंदवाड़ा से विपिन पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में खबर अब मुंबई से। मुंबई में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से नीचे भी आ रहे हैं। बीते 4 दिनों में कम होते मामले और कम होते संक्रमण दर पर कोविड टास्क फोर्स मानती है कि ये तीसरी लहर के कमजोर होने के संकेत हैं। कोविड सेंटरों में बेड फटाफट खाली हो रहे हैं। जो मरीज भर्ती हैं वो भी जल्द रिकवरी की ओर हैं। शहर के सबसे बड़े बीकेसी जंबो कोविड सेंटर में पिछले 3 दिनों में 300 मरीज डिस्चार्ज हुए। फिलहाल 70% बेड खाली पड़े हैं। मुंबई में फिलहाल कोविड के 1 लाख एक्टिव मरीज हैं, लेकिन 8% ही अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी 92% घर पर ही ठीक हो रहे हैं। डे 1 पे हमें लगभग 150 एडमिशन हो चुके थे और 5, 6वें और 7वें दिन तक 800 का एडमिशन हो गया था। और ये ऐसा लग रहा था कि अगर यही रेट से चलता रहा तो अगले कुछ 10-12 दिनों में ये पूरा 2000 प्लस बेड फैसिलिटी फुल हो जाएगी। पर टचवुड पिछले 3-4 दिनों में नंबर भी मुंबई का कम हो रहा है और नंबर कम हो रहा है उस हिसाब से एडमिशन भी हमारे कम हो रहे हैं। मुंबई शहर में इस साल 7 जनवरी को सबसे ज्यादा 20,971 मामले सामने आए थे और उसके बाद से मामलों में गिरावट ही देखी गई है। इस पीक की तुलना में फिलहाल शहर के रोजाना के मामलों में 44% की कमी दर्ज हुई है। संक्रमण दर भी 30% से घटकर 19% पर आ गई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स मानती है कि ये तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के संकेत हैं। हॉस्पिटल में आने वाले हमारे जनरल प्रैक्टिशनर दोस्त जो है उनके पास आने वाले पेशेंट्स की संख्या में डेफिनेटली घटाव हुआ है, डेफिनेटली कम हुए हैं। तो इसका मतलब ये लगता है कि शायद ये जो ट्रेंड है वो सचमुच केसेस कम होने का, वेव फ्लैट होने का एक इंडिकेशन दे रहा है। स्वाभाविक है कि ये एक पैटर्न जो है अगर हम लोग देखें तो ये साउथ अफ्रीका पैटर्न की तरफ हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद बाकी के शहरों में, भारत के या बाकी के पूरे देश में भी इसी तरह की लहर जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ेगी और कम हो सकती है। हालांकि मुंबई में तीसरी लहर पर ब्रेक लगने के नतीजे तक पहुंचने के लिए बीएमसी इस हफ्ते के आखिर तक इंतजार करेगी। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे कर्नाटक ले चलेंगे आपको। यहां प्रदेश कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। देश की बात में खबर अब कर्नाटक से। कोरोना के बेलगाम संक्रमण के बीच चल रही कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। सवाल राज्य की बीजेपी सरकार से भी पूछे हैं कि उसने इस पदयात्रा को रोकने के लिए क्या कोशिश की। मामला एक जनहित याचिका के जरिए अदालत पहुंचा। इस बीच इस पदयात्रा को लेकर तीसरी एफआईआर भी आज दर्ज की गई। मेकेदाटू बांध की मांग को लेकर रफ्तार पकड़ चुकी कांग्रेस की पदयात्रा कोरोना प्रोटोकॉल को तार तार कर रही है। हाईकोर्ट ने महामारी के बीच चल रही इस यात्रा पर सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं लगती। अदालत ने परसों तक का समय दिया। धरना प्रदर्शन करना हमारा बुनियादी अधिकार है। अदालत का आदेश पढ़कर हम जवाब देंगे। एक वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस पदयात्रा को रोकने की अपील की। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा
कि इस यात्रा को रोकने की उसकी तरफ से क्या कोशिश की गई। कांग्रेस को जवाब देना है कि क्या इस पदयात्रा के लिए उसने प्रशासन से इजाजत ली थी। 14 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के दखल के बाद अब सरकार सफाई देती नजर आ रही है। सरकार ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ। सरकार की तरफ से जो भी संभव कार्रवाई की जा सकती है वो की गई है। 3 से 4 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं। कई लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। क्योंकि संक्रमण को रोकना हमारा दायित्व है, हमने कांग्रेस को नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट ने भी पूछा कि क्या सरकार ने अनुमति दी थी। सरकार की अनुमति के बिना ये लोग पदयात्रा कर रहे हैं। ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। इस पदयात्रा में काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है क्योंकि ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के असर वाला इलाका है। इस पदयात्रा को अगर रोका गया तो सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। इसी डर की वजह से राज्य की बीजेपी सरकार ने अब तक इस यात्रा को रोकने की कोशिश नहीं की और कांग्रेस खुद इस यात्रा को रोकना नहीं चाहती है। ऐसे में अब मामला अदालत पहुंचा है तो उम्मीद की जाती है कि शायद इस पदयात्रा पर लगाम लगे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।